अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। ये आपका कंटिन्यू मैकेनिक्स मैथ 409 लेक्चर नंबर 4A। ये भी फोर्थ लेक्चर लेंथी है, इसके मैंने दो पार्ट्स बना दिए, ए और उसके बाद बी। ये वाला ए है। अब इसमें देखें जो पहली स्लाइड है ना, इसमें सारी रिवीजन है और ये सारी की सारी रिवीजन जो आपके पास आ रही है ना लेक्चर नंबर 3 से आ रही है, उसमें भी ज़्यादा लेक्चर नंबर 3A से आ रही है। ये फार्मूला देख लें, ये आपने पढ़ लिया था। ये आपने कहा था कि ये न्यू बेसिस वेक्टर्स हैं, ये आपने कहा था ओल्ड बेसिस वेक्टर्स हैं, और जो न्यू बेसिस वेक्टर्स हैं उनको लिखा गया एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द ओल्ड बेसिस वेक्टर्स। देखें ये रिवीजन है, तभी स्पीड इतनी हो गई है। इसके अलावा यहाँ पे देखें क्यू आई जी को लिखा था कि ये डायरेक्शन कोसाइंस हैं किसके, ये वाले जो बेसिस वेक्टर है न्यू वाले, ई आई डैश रिलेटिव टू ई जे। फिर हमने ये वाला फार्मूला भी ड्राइव किया था। हमने यहाँ पे कहा था कि ये जो ओल्ड बेसिस वेक्टर्स हैं इनको भी लिखा जा सकता है एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ न्यू बेसिस वेक्टर्स। अब ये वाली क्या चीज़ है, ये वाले जो आपके पास हैं ये भी डायरेक्शन कोसाइंस हैं, लेकिन ये ई आई के हैं रिलेटिव टू ई जे डैश। फिर मैंने कहा था एक और चीज़ नोट करें, न्यू बेसिस वेक्टर से ओल्ड में जाते हैं तो ये वाला जो इंडेक्स है फ्री इंडेक्स, ये फर्स्ट प्लेस पे आ रहा है। ये जो क्यू के दो इंडेक्स है उनका पहला वाला। इसी तरह से जब आप ओल्ड बेसिस को लिखते हैं इन टर्म ऑफ न्यू बेसिस वेक्टर्स, तो यही वाला जो फ्री इंडेक्स है ये सेकंड प्लेस पे। अब ये रटा नहीं है, ये बकायदा डिराइव करके दिखाया गया था। आज मजीद इसके बारे में हम बात करेंगे। ये वाला जो फार्मूला था ये तो आपने बकायदा डिराइव किया था, कि मतलब है कि यहाँ पे आपके पास क्यू आई के है, यहाँ पे क्यू जे के है, के और के पे समीशन है, यहाँ के और के पे समीशन है, और बाकी जो बच जाता है वो क्रॉनिकल डेल्टा, यानी कि डेल्टा आई जे। बच जाने से मुराद ये भी है कि जो दो इंडिसेस बच जाते हैं वो क्रॉनिकल डेल्टा के हैं। और ये वाली जो इक्वेशन थी, आपको याद होगा कि हमने कहा था कि इसको ऐसे लिखा जा सकता है, हमने इसकी कोई बात नहीं की थी। आज ये चीज़ हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे। देखें तभी एडवांस मैथमेटिक्स मुश्किल हो जाता है कि वो लिखा जा सकता है दिस में बी रिटन लाइक दिस, लेकिन बताया नहीं जाता, किताबों में भी कई बार नहीं बताया जाता। हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। छोड़ा तो असल में वो स्टूडेंट्स के लिए जाता है, और जो स्टूडेंट्स अपने तौर पे कर लेते हैं वो ठीक रह जाते हैं, दूसरे पैनिक हो जाते हैं। हालांकि ये फिर भी बता देना चाहिए आफ्टर ऑल, क्योंकि टीचर्स को भी, जिनको जारी बात है पहली बार देखेंगे, बेशक अभी उन्होंने पढ़ा हो, पहली बार देखेंगे वो भी सोचेंगे भाई ये शक्ल ये कैसे बन रही है, ठीक है ना। तो आज हम इस सिलसिले में बात करेंगे कि ये वाली शक्ल ये कैसे बनती है। या अगर ये दूसरा वाला है, एक और भी आपने पढ़ा था कि अगर यहाँ पे के आई होता और यहाँ पे के जे होता तो फिर बन जाता क्यू ट्रांसपोज इनटू क्यू। वो भी ठीक है, वो भी उसी तरह से अंडरस्टैंड करेंगे अगर, या कर सकते हैं उसको अंडरस्टैंड उस तरह से जैसे इसको करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे देखें, ये जो क्यू मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज इसका इनवर्स है, यानी क्यू ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। इसका भी जिक्र खैर हो चुका है, लीनियर अलजेब्रा मैंने पढ़ाया था। इसको ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स भी कह देते हैं। अब क्यों, ये देखें, ये मैट्रिक्स के ही एंट्रीज हैं जो मल्टीप्लाई होती हैं, नए वाले से तो पुराना बन जाता है, पुराने वाले से तो नया बन जाता है, तो ट्रांसफॉर्मेशन तो हो रही है। अब क्यू को कहा हुआ है कि अगर प्रॉपर ऑर्थोगोनल है, यानी कि रोटेशन दे रही है, तो उसका डिटर्मिनेंट स्ट्रिक्टली +1 होता है। ये सारी चीजें आपकी थर्ड लेक्चर, वो भी मैं ज्यादा कह रहा हूँ, लेक्चर 3A से आ रही है। जिस तरह ये तो मैंने जरा स्पीड पे किया है, अब आगे चलते हैं जरा। यहाँ पे देखें इन्होंने कहा हुआ है कि ये प्रूफ करें। ये देख लें, शुरू में भी अगर के और के आ रहा है, यानी कि ये जो आपके पास समेशन इंडेक्स है शुरू में आ रहा है, तब भी ये क्रॉनिकल डेल्टा ही बनता है। इसका मैंने हिंट दिया हुआ है। हालांकि जब ये के सेकंड प्लेस पे था, ये आई के था और ये जे के था, तब भी क्रॉनिकल डेल्टा ही बना था। डेल्टा जे आई कह लें उसको या डेल्टा आई जे, एक ही बात है, लेकिन उसका प्रूफ किया हुआ है, इसका नहीं किया हुआ। इसका हिंट दिया हुआ है, इसका मैं हिंट बताने लगा हूं। हो सके तो यहाँ पे लेक्चर स्टॉप कर दीजिएगा, हिंट को समझने के बाद फिर ट्राई कीजिएगा। देखिए ऐसे ही किया करें जैसे आप क्लास के अंदर बैठे हैं, वो स्टूडेंट्स जो क्लास में अब आएंगे या जो नहीं आएंगे। हिंट ये कि इसका तो आपको पता है, तो आप कर चुके हैं ना, कि मतलब है कि जो आपके पास ओल्ड बेसिस वेक्टर्स थे उनको लिखा था इन टर्म ऑफ द न्यू बेसिस वेक्टर्स, और ये इंडेक्स था सेकंड प्लेस पे। एक तो ये हो गया, ये तो आपको पता है, पहले लेक्चर से हम करते चले आ रहे हैं कि जब यहाँ पे i इज इक्वल टू जे तो ये 1 के बराबर होता है, i इज नॉट इक्वल टू जे तो ये आपके पास 0 के बराबर होता है। दिस इज क्रॉनिकल डेल्टा। अब आपने ये प्रूव करना है क्रॉनिकल डेल्टा इसके बराबर भी है, क्रॉनिकल डेल्टा इसके बराबर भी है। इस फॉर्मूले से ये निकालना है। हिंट इसका ये है कि ई आई को इससे रिप्लेस करना है। और इसमें भी एक और चीज बता दूं, जे और जे की जगह के और के कर लीजिएगा, ताकि इस जे से कंफ्यूजन ना हो जाए। इस जे पे समेशन नहीं है लेकिन इस वाले पे है, इसको के और के कर लीजिएगा, फिर यहां सब्स्टिट्यूट कीजिएगा, उससे हो जाएगा। और मैं फिर ये कहूंगा, मैंने हिंट बता दी है, बेहतर होगा इस लेक्चर को यहाँ पे स्टॉप करें, पॉज कर दें, इसको ट्राई करें। ठीक है जी, इसको ट्राई करें और होपफुली इंशाल्लाह ताला हो जाएगा। और एक बार जब हो जाए फिर इस लेक्चर को रीस्टार्ट कीजिएगा। और फिर हम ये सेकंड क्वेश्चन, अब ये देखें, ये आ गई वो वाली चीज। अब ये वाली चीज आपके पास आ रही है, वैसे तो उसने कहा प्रूव दैट दिस। अब ये वाली जो चीज आ रही है ये वही है जिसको हमने कहा था कि ये इसको लिखा जा सकता है आइडेंटिटी इज इक्वल टू क्यू ट्रांसपोज इनटू क्यू। लेकिन अब कैसे हुई, मैं कहता हूँ ना, ये चीजें गायब कर देते हैं, बुक में नहीं बताते, कई बार क्लास में भी डिस्कस नहीं हो पाती, दे में भी रिटर्न है, लेकिन बताया नहीं जाता कि चलो जी कोई ट्राई करे, पूछेगा तो पूछ ले। लेकिन ये मैं फिर कहूंगा, मैं टीचर हजरात से भी कहूंगा कि देखें टेंसर से बच्चे घबराते हैं, इस तरह की चीजें भी बता देनी चाहिए।
अब देख लिया मैंने क्या किया, सिंपल बताया। अब ये नहीं assume करना चाहिए कि जी 100% स्टूडेंट्स को पता है तो वो कर लेंगे। देखें थोड़ा बहुत बता दें, ये तो पता है कि क्रॉनिकल डेल्टा है, चलो इसका इतना नहीं पता अभी राइट साइड वाले का, इसका तो पता है ना क्रॉनिकल डेल्टा है। इंडिसेस सेम होंगे तो आंसर इसका 1 होगा। तो चले मैं आई और जे को अगर 1 1 करता हूं तो ये तो 1 हो गया, तो 1 1 मुझे यहाँ भी करना पड़ेगा आई और जे को। ये देखें, अब समेशन खोल दें। अब के पे समेशन है, के की रेंज है 1 2 3, तो यहाँ पे के को करें जी 1 1, तो आ जाएगा Q11 इंटू Q11, Q11 स्क्वायर। फिर करें जी के को 2, Q21 इंटू Q21, Q21 स्क्वायर। फिर करें जी 3 3, Q31 इंटू Q31, Q31 स्क्वायर। तो आ जाएगा Q11 स्क्वायर प्लस Q21 स्क्वायर प्लस Q31 स्क्वायर। ये आ गया पहला, ठीक है। अब जरा इसको करें, आई को 1 करें और यहाँ पे जे को 2 कर दें। यहाँ पे देख लें, आई को 1 जे को 2, ये तो पहली बात है 0, और यहाँ आई को 1 यहाँ पे जे को 2 हो गया। अब एक्सपैंड करें, के को 1 1 करें तो आ जाएगा Q11 Q12, ये लिखा हुआ है। अब के को 2 2 करें तो 2 1 2 2, ये लिखा हुआ है। अब के को 3 करें 3 1 3 2, ये लिखा हुआ है। अब Q13 करें, ये देखें ये ऐसे ही चल रहा है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, इसी तरह से मैं चलना जा रहा हूँ। इसी तरह से अब चलते जाएं तो यहाँ पे देख लें डेल्टा 1 3, फिर ये 0 हो गया, लेकिन ये आपने अब आई को कर देना है 1, जे को कर देना है 3, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा। अब फिर के को 1 1 करें, यहाँ पे 1 1 आ गया। के को 2 2 करें, यहाँ पे 2 2 आ गया। के को 3 3 करें, यहाँ पे 3 3 आ गया। अब देखें ये अभी भी बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। अब वो कहता है वैल्यूज ऑफ डेल्टा 1 1, डेल्टा 1 2, डेल्टा 1 3 शो दैट 1 कैन बी रिटन एज, क्या है जी 1 ये। अब यहाँ पे देखें 1 आ रहा है, यहाँ पे 0 आ रहा है, यहाँ पे 0 आ रहा है। यहाँ पे देखें आइडेंटी मैट्रिक्स में क्या होता है, आइडेंटी मैट्रिक्स आप देखें आपके टिप्स पे होने चाहिए। पहली रो देखें, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम या जो डायगोनल एंट्री 1, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम वो 0 होती है, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम वो भी 0 1 0 0। निचली रोज क्या होती है जुबानी पता होना चाहिए, 0 1 0, और तीसरी होती है 0 0 1। एक तो वो हो गया। अब वो कहता है जी कि ऐसे लिखा जा सकता है, आगे नहीं शक्ल। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं, भाई ये कहां से आ गया, कुछ तो गड़बड़ है, ये कैसे फॉर्म बनी है, लेकिन बन रही है। ये देखें यहां से, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करें, Q11 स्क्वायर, यही है ना, प्लस Q21 स्क्वायर, यही है ना, प्लस Q31 स्क्वायर, यही है ना, फड़िया गया ना। तो यहां पे देख लें, फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम, और यहां से पहली एंट्री यानी 1 1 एंट्री जो कि 1, ये आ गया। अब इस फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करें, तो यहां पे देख लें Q11 इंटू Q12, ए देखो, Q21 इंटू Q22, ए देखो, Q31 इंटू Q32, ए देखो, बन गया ना। अच्छा अब ये फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से करें मल्टीप्लाई, यहां से 1 1, यहां से 1 3, ये लिखा हुआ है, 2 1 2 3, ये लिखा हुआ है, 3 1 3 3, ये लिखा हुआ है। तो इसका मतलब है कि इन्हीं दोनों मैट्रिसेस को हिट करने से आ रहा है। मैंने तो सिर्फ आपको बताई हैं 3 एंट्रियां, आप बाकी भी चेक कर सकते हैं। बाकी कौन सी हैं जी, बाकी डेल्टा 2 1 हो गया, डेल्टा 2 2 हो गया, डेल्टा 2 3 हो गया, और भी हैगियां, आहो 3 होर हैगियां, केड़ियां नहीं, वो है जी डेल्टा 3 1, डेल्टा 3 2, डेल्टा 3 3। 9 इक्वेशंस बनेंगी, लेकिन मैं वही बात करूंगा, उधर 9 इक्वेशंस बनाओ, उधर मैट्रिक्स बनाओ, तो दसो ये आसान है कि नहीं, ये भी तो वही चीज है। तो समझने की बात ही समझा दिया मैंने। तो अब यहाँ पे देखें, अब इसको जरा गौर से देखें, ये वाली मैट्रिक्स पहले देखें, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, ऐसे लिखते थे ना, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, ऐसे लिखते थे ना। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, ये तो क्यू है। इसका ट्रांसपोज लें तो क्या होगा, ये जो फर्स्ट रो है ना इसका कॉलम बन जाता है, वही बना हुआ है 1 1 1 2 1 3, अब ये वर्टिकल आ रहा है 2 1 2 2 2 3, अब ये वर्टिकल आ रहा है 2 1 2 2 2 3, 3 1 3 2 3 3, अब ये वर्टिकल आ रहा है, ये ट्रांसपोज है, ये क्यू है। तो इसका मतलब है ये वाली जो शक्ल आपके पास आ रही है, जब शुरू में जो आपके पास है समेशन इंडेक्स है, ये वही शक्ल है जो आपके पास है I इज इक्वल टू क्यू ट्रांसपोज इनटू क्यू। ये था जी सारा मसला, काबू हो गया, इंशाल्लाह हो गया होगा। लो जी, ठीक है जी। अब इस तरह से आता है, दूसरा वाला भी चेक किया जा सकता है, जब के सेकंड प्लेस पे होता है वो क्यू टू क्यू ट्रांसपोज हो जाएगा। अच्छा अब एक इंपॉर्टेंट चीज, ये आपकी असाइनमेंट के अंदर भी क्वेश्चन दिया हुआ है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज, वो कहता है जी कि कंसिडर द वेक्टर v इन R3। अब बताएं, यही ना कोई भी वेक्टर लिखा जा सकता है एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ E1 E2 E3, ये वही है 1 1, ये वही है 2 2, ये वही है 3 3। एक चीज ईजे किसके बराबर है, जब आप लिखते हैं ओल्ड बेसिस वेक्टर्स को इन टर्म ऑफ न्यू, तो ये जो j है ये सेकंड प्लेस पे आ रहा है, ये भी ठीक हो गया। अब जरा इसको दोबारा देखें, यही v लिखा हुआ है, यहाँ पे vj लिखा हुआ है, ये जो ej है इसको इससे रिप्लेस किया हुआ है।
अब ये आई इंडेक्स चेंज करने की जरूरत नहीं, आई पहले मौजूद नहीं था, मतलब कि यहाँ पे नहीं था, तो यहाँ पे देख लें ये ईजे को लिखा हुआ है क्यू आई जे ई आई डैश, ठीक हो गया। अब वो देखें क्या स्टेप करने लगा है, ये तो आपके पास आ गया जी लीनियर कॉम्बिनेशन ओल्ड बेसिस में, इसको वो ले गया ट्रांसफॉर्म करके न्यू बेसिस में। न्यू बेसिस में ऐसे भी तो लिखते हैं ना, वी आई डैश ई आई डैश, ये भी तो लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ न्यू बेसिस ही है। अब देखें वही वाला वेक्टर लेफ्ट पे है, वही वाला वेक्टर लेफ्ट पे है, वही बेसिस वेक्टर राइट पे है, वही बेसिस वेक्टर राइट पे है। वो तभी हो सकता है जब कॉरस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स भी सेम हो, कॉरस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स भी सेम हो। तो वन को और टू को जब आप कंपैरिजन करेंगे तो यहाँ पे तो आ रहा है इसका आइथ कंपोनेंट, मैं आइथ कंपोनेंट ही कहूंगा न्यू बेसिस के लिहाज से, आइथ कंपोनेंट वी आई डैश, ये भी आइथ कंपोनेंट है। देखें अब ये चीजें समझने की कोशिश करें, आइथ कंपोनेंट है क्योंकि यहाँ पे देख लें आई ही सर्वाइव कर रहा है, जे और जे तो खत्म हो जाते हैं, तो ये आ जाएगा वी जे क्यू आई जे। तो ऐसे भी लिख सकते हैं, क्यू आई जे को पहले लें। अब जरा एक चीज बहुत ध्यान से देखें, ये देखिए मैं अभी बताने लगा हूं, यही आपकी असाइनमेंट का क्वेश्चन भी है, ग्रेडेड असाइनमेंट का नहीं कह रहा, वो प्रॉब्लम सेट, कुछ लोग कहते हैं जी प्रॉब्लम सेट का करें, तो प्रॉब्लम सेट बन जाए उसके अंदर दिया हुआ है। ये देखें ये बेसिस थे, ये न्यू बेसिस से आप ओल्ड में जा रहे हैं, ये न्यू कंपोनेंट से आप ओल्ड में जा रहे हैं। ये जो इंडेक्स आई आपके पास है ये फर्स्ट प्लेस पे है, ये जो इंडेक्स आई आपके पास है ये फर्स्ट प्लेस में है, आगे जे और जे पे समीशन है, आगे जे और जे पे समीशन है, ये थ्री को और ये जो आपके पास है ये देखें, इसको कंपेयर कर रहे हैं, तो इससे क्या पता लगता है कि कंपोनेंट्स ऑफ द वेक्टर ट्रांसफॉर्म इन द सेम वे एज द बेसिस वेक्टर्स अंडर अ चेंज ऑफ बेसिस। अब जरा इसको भी देख लें, देखें जैसे आपने ये प्रूव किया है ना, जैसे आपने ये प्रूव किया हुआ है इसको भी प्रूव कर सकते हैं। अब इसका मैं कोई हिंट नहीं बता रहा, देखें ये इससे आपका मुश्किल नहीं होगा, आसान ही होगा, ये आपने कर लिया ना, देख लिया ना अब ये कैसे किया। इसको फिर समझा देता हूँ, ये वाला आपने इसको इस तरह से लिखा था, ईजे को इससे रिप्लेस कर दिया था, ये डैश में आ गया और डैश वाली लीनियर कॉम्बिनेशन आपने दोबारा लिखी। अब ये मैंने रिवाइज करवाया, पढ़ाया नहीं है, और जब ये डैश वाले दोनों आ गए राइट हैंड साइड पे लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ न्यू बेसिस, तो आपने कहा था जी कॉरस्पॉन्डिंग कंपोनेंट सेम होगा, उससे आ गया। इसी तरह से इसको भी प्रूव कर सकते हैं, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये आप कर लीजिएगा प्रूफ, ये आप प्रूफ कर लीजिएगा, ये स्लाइड 3 है इस लेक्चर की 4A की। लेकिन यहाँ पे देखें ये जो इंडेक्स है, क्योंकि आप ओल्ड से न्यू में जा रहे हैं, ओल्ड कंपोनेंट्स को इन टर्म ऑफ न्यू कंपोनेंट्स लिखा हुआ है, तो ये जो इंडेक्स है ये सेकंड प्लेस पे है। अब जरा इसको कंपेयर कर लें इसके साथ, ये भी है ना, उन्होंने ये लिखा हुआ है ना, यहाँ देखें 3 और 4 कंपेयरिंग 3 एंड 4 विद दिस एंड दिस, ये तो मैंने कल पहले बता दिया आपको, इसका कंपैरिजन तो मैंने इसके साथ पहले बता दिया। अब इसको जरा इसके साथ कंपेयर करें, ये भी आपके पास थे ओल्ड बेसिस, इनको लिखा था लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ न्यू बेसिस, ये जो इंडेक्स आई है ये सेकंड प्लेस पे था, ये थे आपके पास ओल्ड कंपोनेंट्स, आपने लिखा हुआ इन टर्म्स ऑफ न्यू कंपोनेंट्स, ये भी जो आपके पास इंडेक्स है ये सेकंड प्लेस पे है, जे और जे पे समीशन है, जे और जे पे समीशन है। इससे पता लगता है, इसको देखें और इसको देखें, इसको देखें और इसको देखें, इससे पता लगता है कि आपके पास जो कंपोनेंट्स ऑफ द वेक्टर है वो उसी तरह ट्रांसफॉर्म होते हैं जैसे बेसिस वेक्टर्स होते हैं अंडर द चेंज ऑफ बेसिस। आप कहेंगे जी क्या बोले जा रहा हूँ, कुछ नहीं बोले जा रहा, सच बोले जा रहा हूँ। ये है जी आपके पास बेसिस वेक्टर्स, ये ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बेसिस वेक्टर्स है, ये ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कंपोनेंट्स है। यहाँ पे देखें ये बेसिस था, ये कंपोनेंट था, ये बेसिस था, ये कंपोनेंट था। हुंदे मान जाओ, ठीक हो गया कि नहीं, हुंदे मान जाओ। तो ये आपका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। ये लीजिए यहाँ जुमला पूरा हो रहा है अंडर द चेंज ऑफ बेसिस। ये चीजें देखिए अब यहाँ से भी देख सकते हैं, वहां तो मैंने प्रूफ कर दिया है, ये रिकॉल कराने लगा हूँ। कोई वेक्टर जो आपके पास होता है टू डायमेंशन स्पेस में, ये ओल्ड बेसिस के लिहाज से यहाँ पे देख लें विद रिस्पेक्ट टू द बेसिस वेक्टर दिस, और ये आपके पास कंपोनेंट्स होते हैं, ये वेक्टर एक्स डैश वाई डैश लिया हुआ है, और ये वाले आपके पास जो होंगे ये वाले कंपोनेंट्स इन बेसिस के लिहाज से होंगे, और ये वाले कंपोनेंट्स इन बेसिस। अब तो क्लियर है ना, इसको वेक्टर तो वही है वी, तो ये मैंने आपको बकायदा ड्राइव करवा दिया था, इसका तो मसला ही नहीं है, ये बकायदा मैंने आपको ड्राइव करवा दिया था। और ये कहाँ पे आपको ड्राइव करवाया था, ये आपका जो लेक्चर 3B था वहां पे पूरी डेरिवेशन रोटेशन मैट्रिक्स की थी, ये तो निकली थी, ये नहीं बताई थी लेकिन बताई थी कैसे। देखें एक्स वाई को जब लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ एक्स डैश वाई डैश, तो उल्टा भी हो सकता है, इसका इन्वर्स ही लेना है ना, तो इसका इन्वर्स तो बहुत आसान है, इसका ट्रांसपोज ही इसका इन्वर्स है। देखें अब ये चीजें टिप्स पे होनी चाहिए, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, इसका ट्रांसपोज ही इसका इन्वर्स है, इसके ट्रांसपोज से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करें तो ये तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगा, इसलिए यहाँ मुझे नजर कुछ नहीं आ रहा। यहाँ पे ट्रांसपोज आएगा जो ये लिखा हुआ है, ये देखें फर्स्ट रो का ये कॉलम बना हुआ है, ये जो रो है इसका कॉलम, और मैंने इसको क्लास में भी बताया था, फिर सुन लें वो बच्चे जो आप ऑनलाइन देख रहे हैं, सिर्फ इस मैट्रिक्स का कह रहा हूँ, इसमें ट्रांसपोज का एक शॉर्टकट है, ये माइनस यहाँ पे लें, ये देखें, और बाकी वही है, ये तरीका नहीं ट्रांसपोज का। ट्रांसपोज में ये होता है कि रो का कॉलम बनाते हैं, सेकंड रो है इसका सेकंड कॉलम बनाते हैं, लेकिन ये माइनस साइन अगर इधर ले आए ना, ये ट्रांसपोज है। तो ये हो गया आपके पास। अब जो ये वाली बुक हम फॉलो कर रहे हैं उसके लिहाज से हमने नोटेशन चलानी है, उसने इस मैट्रिक्स को क्यू कहा हुआ है वो भी क्यू, मतलब कि वो भी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, इसको क्यू कहा हुआ है और इसको कहा हुआ है
क्यू ट्रांसपोज। अब ये इसको से क्या मुराद है? इसको से मुराद है जब आप नए कंपोनेंट से ओल्ड में जाते हैं या नए बेसिस से ओल्ड में जाते हैं। नए से ओल्ड में जाते हैं तो इस वाले को उसने क्यू कहा हुआ है, हम भी इसको क्यू ही कह रहे हैं। ठीक है जी। तो ये एंट्री बनती है Q11, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। कहीं Q11 आएगा तो उसको cos थीटा लिखेंगे, ये यहाँ बताया हुआ है। ये एंट्री बनती है Q12, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। Q12 आएगा तो उसको साइन थीटा लिखेंगे। ये एंट्री बनती है Q21, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। Q21 आएगा तो माइनस साइन थीटा लिखेंगे और Q22 इज cos थीटा। ये है जी ट्रांसपोज साहब। और यहाँ पे देख लें, अब ये ट्रांसपोज वाला जो सिलसिला है वो ऊपर वाला है, वही बात है, ये माइनस उठ के वहां चला गया, बाकी वही है। ये देख लें, रो वाइज देख लें, ये कॉलम बन गया। ये जो आपके पास है सीधा खड़ा हो जा, ये सीधा खड़ा होगा तो यहाँ पे देख लें कॉलम बन गया। तो अब ये जो चीज आपके पास आ रही है ना, यहाँ पे देख लें, अब ये तो हमने पहले ड्राइव कर लिया था, अब यहाँ से भी आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं। सपोज करें आई अगर 1 है, यहाँ पे आई को 1 कर दें, यहाँ पे 1 आ जाएगा, पहला इंडेक्स 1 और 1, उसके बाद 1 1 एंड 2 2। अब ये ना हो जी 3 क्यों नहीं किया, क्योंकि हम R2 की बात कर रहे हैं, ये अब क्लियर होना चाहिए। रेंज दी हो या ना दी हो, देखें स्पेस कौन सी R2 है तो 1 2 तक ही है। अब मैं कह रहा था कि ये जो V1 आपके पास था, क्योंकि किसको कहा था आपने, ये है जी V1। अब इसको क्यों हम कह रहे हैं, ये इन बेसिस के लिहाज से थे, क्योंकि आप यही लिखते थे V इक्वल टू, फिर सुन लें, V इक्वल टू VI EI। तो ये V1 है, ये V2 है, तो ये V1 की जगह X, V2 की जगह Y, Q11 आपके पास cos थीटा है। ये फिर देख लें, इस वाले को देखना है आपने, ये है जी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये है जी आपके पास फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ये जी साइन थीटा। तो इसी तरह से ये भी आपने निकाला था, दूसरा भी लिखा जा सकता है। अब यहां से देखें, ये तो हमने यहां से निकाल लिया ना, जो मैंने आपको डेरिवेशन कराई थी वो क्या थी, या वो तो चलें फिर नेक्स्ट स्लाइड पे, लेकिन इसको डबल चेक भी कर सकते हैं। ये देखें, तो मैंने यहाँ से इस फार्मूले से निकाला है, सिर्फ आपको अंडरस्टैंडिंग ज्यादा कराने के लिए। ये फार्मूला भी वही दे रहा है, ये यहाँ से भी नजर आता है। यहाँ से कहाँ से, यहाँ से देखें एक्स डैश, ये देखें। अब करें फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम, एक्स इंटू कॉस थीटा, ये आ गया, प्लस वाई इंटू साइन थीटा, ये आ गया, बन गया ना। अब इसको भी देख लेते हैं, इसको भी देख लेते हैं, ये अगली स्लाइड पे किया हुआ है, ये अगली स्लाइड पे किया हुआ है, ये लाइन छोटा सा किया हुआ है, यहाँ पे 1 किया हुआ है। अब ध्यान आपने बस ये रखना है कि अब ये लीनियर कॉम्बिनेशन आपके पास बन रहा है V1 डैश V2 डैश का। इसको आप एक बार 1 1 करेंगे तो ये 1 और यहाँ पे 1, फिर यहाँ पे 2 2 करेंगे तो यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, ये V1 डैश, ये V2 डैश। अब ये नए वाले हैं तो ये V1 डैश X डैश है, ये V2 डैश Y डैश है, V1 X है। Q11 वही था cos थीटा, Q21 आपने देखना था, ये पिछले देख लें, जो Q है ना उसकी जो सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम की एंट्री है माइनस साइन थीटा, ये बिल्कुल वही इक्वेशन आ रही है। ये इक्वेशन तो आपको पता है मैंने भी ड्राइव करवाई थी, ये क्वेश्चन तो मैंने भी ड्राइव करवाई थी, ये एग्जैक्टली वही, वहां से भी चेक कर सकते हैं, जो आपका लेक्चर 3 भी उसके एंड में। उम्मीद है अब ये पता लग गया होगा कि ये फार्मूला वही है। अब ये देख लें, ये शॉर्ट फार्मूला, ये सारा कुछ कवर करता है, इसकी आदत पड़नी चाहिए, बजाय कि ये लंबा चौड़ा कर रहे हैं, समझाने के लिए मैंने किया। ला जी भांडा ही फोड़ दिया। यहाँ पे देख लें क्यू आ गया है, अब देख लें Q11 क्या है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम cos थीटा, और उसके बाद यहाँ पे देख लें, मैंने कहा था पीछे से देख लें, यहीं था छुपा हुआ, और ये आप देख लें Q21 क्या है, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम माइनस साइन थीटा। अब तो क्लियर हो गया ना, अब तो कोई मसला नहीं है। ये लें जी मोर डिटेल्स फ्रॉम स्लाइड 3, जो मैंने आपको कहा था ना कि लेक्चर बंद कर दें, ट्राई करें, ये देख लें, ये कौन सी वाली डिटेल आ रही है स्लाइड 3 से, ये देखें, पहले देख लें, आपको खुद ही पता लग जाएगा। देखें ये हो क्या रहा है, इसमें तो कोई आपको डाउट नहीं होना चाहिए। न्यू बेसिस वेक्टर्स की फॉर्म में लीनियर कॉम्बिनेशन बनेगा VI डैश EI डैश, उसके बाद EI डैश को लिखा जा सकता है QIJ EJ, यहाँ भी लिखा हुआ है। अब देखें ये सारे फॉर्मूले टिप्स पे होने चाहिए, हो गया ना। अब देख लें, V को यूं भी लिखा जा सकता है VJ EJ। अब कहेंगे जी II क्यों नहीं लिखा, मैं इसको देख रहा हूं असल में। देखें स्टेप की भी लॉजिक होती है, ये नहीं कि स्टेप का रटा लगाना है, मुझे यहाँ पे EJ नजर आ रहा है तो मैं जानबूझ के ऐसे लिख रहा हूँ ताकि मैं देख सकूं इसका jth कंपोनेंट और इसका jth कंपोनेंट सेम होना चाहिए, यही तो करना है हमने। V को ऐसे लिखा है और V साहब जो है वो इसके बराबर भी है, जो कि ऊपर से आ रहा है। यहाँ पे देखें, ये आपके पास V वेक्टर है, और यहाँ पे देख लें इसको लिखा है VJ EJ। ये जो आपके पास बेसिस वेक्टर्स हैं E1 E2 E3 ओल्ड वाले, और ये ठहरा जी jth कंपोनेंट क्योंकि EJ के साथ है। ये भी वही वाले बेसिस वेक्टर्स हैं E1 E2 E3, और ये ठहरा jth कंपोनेंट क्योंकि EJ के साथ है। अब क्योंकि बेसिस भी सेम है, वो तभी हो सकता है कि कॉरस्पॉन्डिंग आपके पास कंपोनेंट भी सेम हो, तो इसका मतलब है कि VJ एग्जैक्टली इसके बराबर है। ये VJ साहब जो कि ये लिखे हुए हैं, और ये जो चीज है इसके बराबर लिखी हुई है, ठीक हो गया। और यहाँ पे देख लें, ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। मेन चीज है कि ये जो J है ये आपके पास सेकंड प्लेस पे, अगर यहाँ पे I लिखा है तो इसको सेकंड प्लेस पे कर दें। यहाँ पे I और I पे समेशन थी, यहाँ पे अब J और J करते हैं। ये एग्जैक्टली मैंने वही शक्ल बना दी है जो कि आपकी स्लाइड 3 पे थी, ठीक है जी, जो स्लाइड 3 पे थी, जो मैंने कहा था डिराइव कर लें, ये वो वाली है।
डिराइव कर ले, और मैंने कहा था मैं इसका कुछ नहीं बता रहा, तो ये ले मैंने बता भी दिया। उस वक्त मैंने कुछ नहीं बताया था, ये मैंने बता भी दिया आपको। ओ ये तो कुछ और आ गया भाई, मजा नहीं आ रहा, मिठाई होनी चाहिए। देखें सारे मसले तो मैंने हल कर दिए, जो आपके लिए छोड़े जा रहा था बताया चला जा रहा हूं। ये लो जी। खैर, डेल्टा आई जे इसके बराबर कैसे प्रूव करना है, यहाँ पे देख लें के और के हो, तो ये कैसे प्रूव करना है, ये लिखा है मोर डिटेल्स फ्रॉम स्लाइड 2। यही मैंने कहा था ना, स्टॉप कर लें और ये कर लें। ये दिया हुआ था, और इसमें मैंने क्या कहा था, मैंने कहा था ई आई को रिप्लेस कर दें, लेकिन मैंने कहा था यहाँ के और के कर दें, यहाँ के और के कर दें। जब ई आई को लिखते हैं इन टर्म्स ऑफ, या ये कहना चाहिए कि ओल्ड बेसिस को लिखते हैं इन टर्म ऑफ न्यू, तो ये वाला जो इंडेक्स है ये सेकंड प्लेस पे आता है, यहाँ पे समेशन है। जे और जे मैंने इसलिए नहीं किया कि इसके साथ कंफ्यूजन ना हो जाए। अब ये इसके बराबर कैसे आ गया, ये इसलिए के बराबर कि ये देखें, इसको रिकॉल करें, ये क्या बनता है, ये आपके पास बनता है डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ई के डैश रिलेटिव टू ईजे। फिर सुन लें, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ई के डैश रिलेटिव टू ईजे, वो बनता है क्यू के जे। बस यही तो प्रूफ हो गया। अब देखें, प्रैक्टिस करें, इनको समझें, ये कोई मुश्किल नहीं है। ये देखें यहाँ फिर बताया गया है, वो तेरी तीर आया भाई, ये चीज ई आई इसके बराबर है, ठीक है जी। ये इंडेक्स आपके पास सेकंड प्लेस पे होता है क्योंकि आप ओल्ड बेसिस को लिख रहे हैं इन टर्म ऑफ न्यू, और ये आ गया जे और जे। मैंने कहा था इसको कर दें के और के, वही यहां सब्स्टिट्यूट किया हुआ है, ये ले, ठीक हो गया, वही सब्स्टिट्यूट किया हुआ है, ये हो गया। एंड ये तो कुछ और भी आ रहा है, लें जी, ये भी देख लें, जो मैंने जुबानी बोला था ना कि ये आपके पास डायरेक्शन कोसाइंस बनती हैं ई के डैश रिलेटिव टू ईजे, वो ये यूज कहां पे हुए हैं, यहां पे हुए हैं। कहेंगे सर ये तो उधर यूज हुआ है, लिखा है इधर। ओ भाई, आपके लिए खून की नदी बहाई है, ऐ देखो, ओ गई, ये जा रही है खून की नदी। अब देख ले, लग गया पता, यही चीज इसके बराबर है जो कि यहां से आ रही है। लो जी, ओए, कोई आपके कान में खुसर फुसर कर रहा है कि सर चीजें छोड़े जा रहे हैं, रट्टा लगाना पड़ेगा। आप ऐसा करें कि हेडफोन लगा लें कि रट्टे का आपकी कोई जरूरत नहीं है, उसकी बात ही ना सुने कि सर ने सारा सॉल्व कर दिया, मैनू समझ आ गया, प्रॉब्लम सॉल्व्ड। फिर भी कोई क्वेश्चन है पूछ लेना, शर्माना ना। लो जी, हैप्पी एंडिंग, ये आपका लेक्चर एंड हो गया 4A। अब इंशाल्लाह मुलाकात होगी 4B में, और इंतजार की घड़ियां खत्म, 4B में आ रहे हैं टेंसर्स। टेंटन, अल्लाह हाफिज।